आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब रमेश की माँ ने उसे उस रात की जो बातें बताई, अपने पिताजी ने जो उनको बताई थी, वो एकदम सन्न हो गया सुन करके। कमरे से बाहर निकल आया, अपने कमरे में सोचने लगा। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं पहले वकील से बात करूं। दूसरे दिन सुबह उठ करके वो करीब 9 बजे नाश्ता वास्ता किया और अपनी पत्नी को कहा कि मैं वकील के पास जा रहा हूँ, मामला थोड़ा पेचीदा है, तो घर में सबको बता देना। इतना कह करके वो घर से निकल गया। निकलने के बाद उसने कहा मैंने वकील को तो फ़ोन ही नहीं किया। उसने तुरंत मोबाइल से फ़ोन किया वकील साहब को। वकील साहब को फ़ोन किया, वकील साहब ने उठा लिया। उन्होंने कहा कि हाँ कहो रमेश, क्या बात है? बोले वकील साहब इमीडिएट मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले क्यों, क्या बात हो गई, क्या डेवलपमेंट है? बोले बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसलिए ही मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले तुमने माँ से बात की क्या? हाँ वकील साहब, उन्होंने जो चीज़ बताई ना, उससे मेरे दिमाग के होश उड़ गए। बोले ठीक है, तुम तुरंत आ जाओ, मैं घर से निकलता हूँ, चेंबर पहुँचता हूँ, तुम भी चेंबर है, क्यों घर में बातें करना ठीक नहीं है, तुम भी चेंबर पहुँचो, मैं चेंबर पहुँच रहा हूँ। करीब 9:45 बजे रमेश वकील के चेंबर में पहुँचता, वकील हाजिर रहता है। वो भी इंतजार कर रहा था रमेश का कि क्या डेवलपमेंट है। अंदर घुसता है, घुसते उसको बैठाते हैं कि हाँ रमेश बोलो क्या बात है, क्या डेवलपमेंट हुआ? बोले वकील साहब, आपने जो कहा था कि माँ को कॉन्फिडेंस लेके तू सारी बात पूछो, माँ ने मुझे कल रात को जो चीजें बताई वो एकदम दूसरी टाइप जा रही है चीज। बोले ऐसी क्या बात थी? उन्होंने कहा कि जिस दिन इनके अटैक आया उस रात को 11 बजे मेरे पिताजी आए थे घर पर और माँ के पास बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे जो कहा कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मैंने पाप किया है, तो मेरी माँ उस चीज़ को समझ नहीं पाई। फिर भी बोली हाँ ऐसे क्या पाप किया है? बोले बहुत बड़ा एक मेरा बोझ है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कमाया है और बहुत कुछ मैंने किया है, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा पाप भी किया है। तो मैं सोचता हूँ मुझे ये पाप मुझे जीने नहीं दे रहा है। किस समय सांस निकल जाएगी और मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, तुम मेरी अर्धांगिनी है, मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस समय बहुत ही प्रेम से मेरी माँ ने उनसे पूछा कि बताइए क्या बात है? तो उन्होंने जो चीज़ें बताई कि इस तरीके से उन्होंने तुम्हारे रहते ही के रहते ही मैंने एक दूसरा परिवार बनाया है, और ये जो चीज़ें जो रमेश की माँ ने बताई थी वो वकील को बता दी। वकील जब सुनने के बाद में कहा कि अरे ये अटैक उसी समय आया? पर हाँ वो पलंग पे बैठे बैठे अचानक नीचे गिर पड़े, गिरने के बाद में उनके अटैक आ गया। अटैक आने के बाद के अंदर बोला मम्मी इतनी क्रोध में थी, इतना गुस्से में थी कि उनको नफरत होने लगी अपनी मतलब पति से, तो इसलिए वो हॉस्पिटल में नहीं गए थे मिलने के लिए। बोला ठीक, अब एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं उस मैडम को बुलाता हूँ। मैडम को फ़ोन किया गया, मैडम अवेलेबल थी। उन्होंने कहा कि हाँ कहिए वकील साहब क्या बात है? बोला आप 1 घंटे के अंदर मेरे चैम्बर में आ जाइए। नहीं वकील साहब 1 घंटा तो नहीं, कम से कम मुझे 2 घंटे लगेंगे। बोले ठीक 2 घंटे बाद आइए, कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। 2 घंटे बाद में करीब 12:30 के करीब मैडम पहुंचती। पहुंचने के बाद में प्यून को वकील कहता है कि चेम्बर का दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद हो गया, उसमें अंदर खाली वकील हैं, मैडम है और रमेश है। और मैडम जब रमेश को देखती है वो भी थोड़ी चौंकती है, लेकिन फिर भी अपने आप को सहज दिखाने के लिए कुछ नहीं बोलती है।
अब वकील उनसे पूछता है कि मैडम, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जबकि उस दिन में मैंने आपसे पूछा था कि आपको कैसे पता चला आपके पति नहीं रहे। वो कुछ सोचने के बाद में कहती है कि बात ऐसी है कि वो हर 15 दिन में एक बार आते थे। उस बार क्या हुआ कि 2 बार नहीं आए। 2 बार जब नहीं आए तो मुझे शक हुआ क्या बात है, कहीं वो बीमार है, क्या है। बोली कि 2 बार के बाद में आपको याद क्यों आया? जब पहले 15 दिन निकल गए, वो नहीं आए, तो आपके पास तो मैरिज सर्टिफिकेट था, आप तो तुरंत आ सकती थी। जब उस समय जब आप मेरी पगड़ी रस्म के अंदर आप आ सकती हैं इतने लोगों के सामने, उस समय घर पे क्यों नहीं आ सकती थी? पूछ सकती थी रमेश को कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। खैर, ये तो मैं बाद में और बात करूंगा। अब दूसरा सवाल, आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट जो इशू करवाया है, वो इनकी शादी के 2 साल बाद का है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन रमेश की मां के रहते हुए उन्होंने शादी की, तो आपने कैसे शादी कर ली? इसके अंदर दोषी आप भी हैं। आपने उस परिवार को बर्बाद करने की चेष्टा की। मैडम कहती नहीं नहीं, इसी से कोई बात नहीं है। फिर आप तो कहती ना मुझे मालूम है, आप सब जानती थी इनका परिवार है, फिर आपने शादी कैसे कर ली? और तीसरी बात एक और है कि जो आपने मुझे बैक साइड का जो जोरस ला के दिया, वो जोरक्स है इनके पिताजी के नाम का नहीं था, उन्हें आपके नाम का था। वो था जगदीश चंद्र चक्रवर्ती के नाम का। जगदीश चंद्र चक्रवर्ती जो हैं, वो यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अब मुझे वो ओरिजिनल मैरिज ब्यूरो का सर्टिफिकेट चाहिए, वो दिखाइए मुझे, क्योंकि वो जिस डेट के नंबर इशू हुए 2 साल बाद के, और जिसको इशू किया गया उसका नाम है जगदीश चंद्र चक्रवर्ती। अब बताइए ये क्या माजरा है? वो कहती वकील साहब मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। बोले सोचिए, 15 मिनट सोचिए, आधा घंटा सोचिए, 1 घंटा सोचिए, कोई सुविधा नहीं है, यहीं बैठे रहिए, मुझे बताइए सारा ये माजरा क्या है। नहीं तो ये रमेश से मैं एक हलफनामा साइन कराऊंगा आपके ऊपर, मतलब मानहानि का दावा करवाऊंगा, क्योंकि आपने ये मेरी सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनवाया है, ये ओरिजिनल है ही नहीं। अगर ओरिजिनल है तो मुझे ला के दिखाइए वो कहाँ है। और जिस दिन मैंने आपसे कहा था ओरिजिनल लाने की जरूरत नहीं, जरूरत से ले आइएगा, मैं खाली आपको जाल में फंसाना चाहता था। अब ओरिजिनल लेके आइए आप। बोले मैं तो आज नहीं लाई। बोला आज नहीं लाई, कोई बात नहीं, कल दिखा दीजिएगा, लेकिन दिखाने के पहले आप समझ लीजिए कि वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है वो पीसी चक्रवर्ती का है, इन रमेश के पिताजी का नहीं है वो। इनके साथ में मेरी सर्टिफिकेट इश्यू हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप इतनी स्मार्ट लेडी हैं, आपको जो पता था कि इसका एक परिवार है, तो परिवार है तो उस समय आप सेकंड वाइफ नहीं बन सकती हो, ये संविधान में लिखा हुआ है। क्योंकि उसके पहले उसकी पूरी तहकीकात होती थी। ये आदमी आम आदमी नहीं था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसकी सारी कुंडली वहां लिखी हुई है, तो ये तो हो नहीं सकता। आप अनभिज्ञ थी, आप सब जानती थी।
और जो आप मुझे बता रही हो कि ये इनका मैरिज सर्टिफिकेट है, वो इनका नहीं है, वो पीसी चक्रवर्ती का। मुझे दिखा दीजिएगा। अगर नहीं दिखाई तो कल मैं पुलिस लेके आऊंगा आपके यहाँ पर। आपका एड्रेस मेरे पास है। बोले नहीं नहीं नहीं, वकील साहब आप इस केस को दूसरी सब ले जा रहे हैं। बोले मैं ले जा नहीं रहा हूँ, जो मुझे साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य के हिसाब से ये केस यही है। आपने उसके ऊपर प्रेम का जाल बिछाया और एक दिन, जिस दिन उनके अटैक आया उस दिन ये आपके पास आए थे और आपने इन पे प्रेशराइज किया उनके ऊपर, रमेश के पिताजी पर, कि मुझे इसमें आधी संपत्ति चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो मैं पूरे समाज में आपको बदनाम कर दूंगी। और मेरे पास में इसे साक्ष्य है जिससे आपका समाज में मुंह दिखाने का काम नहीं रहेगा। वो इतने भय खा गए थे, वो सीधे घर में आकर उसने अपनी वाइफ को कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये संतानें भी पीसी चक्रवर्ती की है, इनकी नहीं है। आप जो ये ढिंढोरा पीट रही है ना कि तुम्हारे इनके 4 बेटे हैं, ये एक ही है और एक इसकी छोटी बहन है। वो 3 संतानें ना पीसी चक्रवर्ती की है। अब उसकी कुंडली मैं निकाल रहा हूँ। वो आप जानती हैं, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसको जो पता चलेगा कि उसकी जिस पे बात आ रही है तो वो आपका क्या हाल करेगा। उसके पास में कोई जवाब नहीं था, उस औरत के पास में। उसने कहा कि वकील साहब, खैर जो हुआ सो हुआ, अब मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, मुझे कुछ दिला दीजिए। बोला आपको यहाँ से 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अब ये सोच लीजिए, अगर आप यहाँ से चली जाती हैं और एक स्टाम्प पेपर लिख के जाएंगी, फ्यूचर में कभी भी कोई तरीके का इनके ऊपर अड़ंगा नहीं लगाएगी तो मैं आपको जाने दूंगा, नहीं तो आपके और मानहानि का दावा करूंगा। आपने इनको हैरेसमेंट किया और झूठे साक्ष्य दिखाए। बुरी क्या चाहती? बोले नहीं वकील साहब, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आप स्टाम्प पेपर मंगाइए। वकील के नाम से खरीदा हुआ स्टाम्प पेपर था और स्टाम्प पेपर की एक वैलिडिटी होती है 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही अंदर उसमें कुछ लिखा जाए वो मान्य होता है। और ये वकील जानते हैं। उन्होंने तुरंत टाइप करवा करके उससे कहा साइन करो उस पर। वो एज ए विटनेस वहाँ पे 2 कोलिग थे, उनसे साइन करवाया और तीसरा साइन था रमेश का। तो इन प्रेजेंस ऑफ अपना नाम दिया। बोल अब आप जाइए। एक काम करो रमेश, तेरे पिताजी वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर लांछन लगाने की चेष्टा की। खैर जो हुआ सो हुआ। अब एक काम करो, इनको कम से कम 1000 रुपये दे दो ताकि ये चली जाए। आगे मुझे करना होगा क्या कुछ? वकील ने कहा। बोले नहीं वकील साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, आप कभी मेरा दोबारा मुंह नहीं देखेंगे। इतना करके कह के उसके चैम्बर से वो निकल गई। रमेश ने वकील के पैर पकड़ लिया। वकील साहब, आपने मेरी इज्जत बचा ली, मेरे पिताजी की इतनी बड़ी इज्जत थी बाजार में, आपने बचा ली। अगर ये सब चीज़ें अगर समाज में जाती, हम लोग कहीं के नहीं रहते। बोले देख, नेकी की हुई जो चीजें हैं ना कभी काम आती है। तेरे पिताजी ने जिंदगी में नेकी की है, उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। कि जो आदमी मुझे 2 लाख रुपए दे सकता है बिजनेस, बोला धंधा रहेगा लेकिन तू पहले अपनी माँ का इलाज करवा, उन्होंने ये भी नहीं कहा तू कब देगा। उस आदमी के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने बताया ना तेरे को कल कि मैं अपनी पूरी वकालत इसमें लगा दिया हूं कि आखिर ये चीज क्या है। अब तुम्हारे समझ में आ गया, ये फ्रॉड था और कुछ नहीं था।
बस तुम बच गए, तुमने मुझे सारी चीज़ें बताई। अब तू जाकर माँ को बोल, माँ चिंता करने की कोई बात नहीं है, सारा मामला सड़ गया। आप बताइए, ये एक सत्य घटना है जो घटी थी और लास्ट में उस वकील ने इस मामले का निपटारा किया था। मतलब ये आज नहीं हो रहा है, ये 31 साल पहले भी ऐसा होता था। सोचिए, हम लोग सोचते हैं आज हम लोग एडवांस हो गए, एडवांस नहीं है, वो हम लोग से ज्यादा एडवांस है। आपको ये जो सत्य घटना कैसी लगी? ये हर आदमी के साथ हो सकता है, इसीलिए मैंने लिखा था फॉर यू एंड योर्स। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी आती है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।